हमारा जो टॉपिक है वो पंचकर्म है, पंचकर्म का परिचय, पंचकर्म की विधियां। हाँ जी, तो पहले मैं आप सभी को अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं डॉक्टर हिमानी बिष्ट एंड मेरा जो अपना रेजिडेंस है वो है कोटद्वार में, उत्तराखंड में। मेरी जो BAMS है, मेरी ग्रेजुएशन है वो पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय से, और जो मेरी MD है वो मैंने पंचकर्म विषय से ऋषिकुल कैंपस हरिद्वार से की है। मैं अमृत योगा फाउंडेशन की बहुत आभार हूँ कि आप लोगों ने मुझे चांस दिया कि मैं अपना पंचकर्म का ज्ञान सभी के साथ शेयर कर सकूं। बिल्कुल। तो मैंने छोटी सी PPT तैयार की है, तो उसी से एक बहुत ही ब्रीफ मैंने तैयार किया है। अगर आपको लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है या पूछना है तो सेशन के एंड में आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। इह वमनादिषु कर्म लक्षणम बहिति कर्तव्यता योगी दोष निर्हरण शक्ति चायस्त्वम। तो पंच कर्म हम उन वमन आदि कर्मों को कहेंगे, उन कर्म मतलब जो भी वो थेरेपीज हैं जो ये दो काम करती हो, जिनका मल्टीपल और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्शन हो, यानी जो हम दे तो एक थेरेपी रहे हैं लेकिन काम बहुत सारा करती हैं, है ना। मेरे सर पे भी काम करेगी तो मेरे पैर पे भी काम करेगी, मेरे गले पे भी काम करेगी, मेरे पेट पे भी काम करेगी, ठीक है। और जिसमें कैपेसिटी हो जो कि बढ़े हुए शरीर में दोष हैं उनको निकाल सके। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको दोषों के बारे में बता देती हूँ, है ना। तो दोष हमारे पास 3 है, वात पित्त कफ, ठीक है। ये हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल यूनिट्स हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे शरीर में से वात निकाल के यहाँ पर टेबल में रख दो, या मेरे एक्सरे करके मेरे को वात दिखा दो, तो वो तो दिखेगा नहीं, है ना। वो फिजियोलॉजिकल यूनिट्स हैं। जैसे हम केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती है ना, हमने पढ़ी, स्कूल में पढ़ते हैं हम, केमिस्ट्री में रिएक्शन हो रही है, तो उसी तरह की जो बॉडी में मैकेनिज्म चल रहा है वो सारा जो है वो हमारे ये दोष हैं तीनों, ठीक है। तो इनका मैं आपको ब्रॉडली थोड़ा ज्यादा डिटेल नहीं चाहूंगी, आपको बता देती हूँ। वात पित्त और कफ, इनके स्थान जो है वो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंचकर्मा जो है वो उनके स्थान को जाने बगैर नहीं हो पाएगी चिकित्सा। तो वात का जो स्थान है वो है हमारी नाभि से नीचे का, ठीक है। हमारी नाभि से नीचे का, ब्रॉडली बता रही हूँ, वो वात का स्थान है, ठीक है। हमारी नाभि और हमारे जो हृदय है, इसके बीच का जो स्थान है वो पित्त का है, और इससे ऊपर का जो स्थान है वो कफ का है, ठीक है। फिर आते हैं इनके कर्म, जितनी भी मूवमेंट वाला फंक्शन है हमारी बॉडी का, ठीक है। जो मूवमेंट जितनी भी हो रही है हमारी, वो वायु का कर्म है। जितना भी मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट है, जैसे आप आग की बात, फायर एलिमेंट की बात कर रहे थे, तो फायर क्या करती है, फायर पचाती है ना, एक चीज को दूसरे में ट्रांसफॉर्म करती है, राइट। आपने अभी पेपर था, मैंने उसको जला दिया, ट्रांसफॉर्म होकर क्या बन गया, एशेस, है ना, राख बन गई। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम है, जो मेटाबॉलिज्म वाला काम है, वो सारा का सारा पित्त के अंदर आएगा, ठीक है। कफ है, कफ वाटर एलिमेंट हो गया। वाटर का काम क्या है, प्यास बुझाता है ना, जो हमारी नीड है उसे कंप्लीट करता है। हमारा सबका शरीर जो है वो स्नेह भाग से बना है, उसको जो पोषण कर रहा है वो हमारा कफ वाला पार्ट है, ठीक है। हमारे जो पंचकर्म है इनका मेन फोकस है कि हम बढ़े हुए दोषों को निकालें। हमारा जो शरीर है वो बना तो दोषों से ही है। अब मैं अपने शरीर का सारा वात निकाल दूंगी तो मैं तो मर जाऊंगी, है ना, सारा पित्त निकाल दूंगी मैं मर जाऊंगी। तो मुझे दोष नहीं निकालने हैं, बेसिकली मुझे जो बढ़े हुए दोष हैं, यानी जो नॉर्मल होना चाहिए था, 1 लीटर अगर मेरे शरीर में वायु होनी चाहिए थी, वात होना चाहिए था, और वो 1.5 लीटर हो गया, तो मुझे उस बढ़े हुए आधे लीटर को निकालना है। मेजर तो हम कर नहीं सकते, बट उनके सिम्टम्स के आधार पर जो है हम ये गैस करते हैं कि हाँ यार, इसके शरीर में, सामने वाले पेशेंट के शरीर में वात बढ़ी हुई है ना। तो हमें उस बढ़े हुए दोषों को हटाने के लिए हम जो है पंचकर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया, ओके, वेरी गुड। तो जो पंचकर्मा हम जब कर रहे हैं, हम कहाँ से निकालेंगे इन सारे दोषों को, तो बेसिकली दोषों को निकालने के लिए हमें लेना है नियरेस्ट रूट, ओके। पहले हम देख लेते हैं पंचकर्मा में 5 कर्म कौन कौन से हैं, ठीक है। तो बेसिकली पंचकर्मा के जो 5 थेरेपीज हैं वो ये हैं, जो आपको दिख रही है सामने, वमन, विरेचन, निरूहवस्ती, अनुवासन वस्ती और नस्त्या। आपने ये तो थोड़ा परिवर्तन हो गया, आपने जो थेरेपीज सोची थी पंचकर्मा में होंगी, मसाज होगा, ये सब होगा, ये तो कुछ निकला नहीं, है ना। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। अभी जो वमन है,
ये आपने बिल्कुल सही कहा, उल्टी कराना। तो पेशेंट को हम मेडिसिन देकर जब उल्टी करवाते हैं, दैट इज वमन। विरेचन इज जब हम पेशेंट को मेडिसिन ही देकर, मुंह से मेडिसिन देकर जो है पेशेंट को हम परगेट कराते हैं, यानी उसको दस्त लगेंगे, मेडिसिन हम देंगे और उसको सुबह से शाम तक दस्त होते रहेंगे, दैट इज विरेचन। ओके। जब हम काढ़े का, काढ़ा या काढ़े से बनी हुई, इसमें काढ़ा प्रधान है, ठीक है, काढ़ा प्रधान एनिमा दे रहे हैं, ठीक है, तो वो कहलाती है निरोवस्ती। अब मोशन जो है वो निरोवस्ती में भी होंगे और विरेचन में भी होंगे, लेकिन अंतर क्या है, विरेचन में हम दवाई मुंह से दे रहे हैं, ठीक है, और निरोवस्ती में हम दवाई जो है रेक्टल मार्ग से दे रहे हैं, गुदा मार्ग से हम जो है निरोवस्ती में मेडिसिन अंदर दे रहे हैं, ठीक है। अनुवासन वस्ती इज सेम एज निरोवस्ती, बस अंतर इतना है कि अनुवासन वस्ती में हम काढ़ा प्रदान नहीं करेंगे, हम ऑयल देंगे, ठीक। और नस्य है, जो हम नाम से पता चल रहा है, नस्य नाक, जब हम नाक से दवाई अंदर दे रहे हैं तो वो कहलाता है नस्य। इसके अलावा भी कुछ लोग जो है पंचकर्मा में एक थेरेपी और मानते हैं, वो निरु और अनुवासन वस्ती को कंबाइन करके एक ही मान लेते हैं, और एक और थेरेपी को मानते हैं जिसका नाम है रक्त मोक्षण। लीच थेरेपी का नाम सुना आप लोगों ने? तो जो पॉलीथेरेपी सर बता रहे हैं वो रक्त मोक्षण का ही पार्ट है एक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम जो है पंचकर्मा को 3 भाग में डिवाइड करते हैं, जिसे हम त्रिविध कर्म के नाम से जानते हैं। आपके सिलेबस का भी ये पार्ट है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। आपके सिलेबस में जो पॉइंट लिखा है पाश्चात्य कर्म, वो थोड़ा गलत है, उसे करेक्ट कर लीजिएगा। द करेक्ट वर्ड इज पश्चात कर्म। ओके, पश्चात मतलब नेक्स्ट, अगला कर्म, फाइनल। जो प्रधान कर्म है उसके बाद का कर्म पश्चात कर्म। पूर्व कर्म जो प्रधान कर्म से मेन हमारा कर्म है उससे पहले का जो कर्म है दैट इज पूर्व कर्म। ओके, पाश्चात्य मीन्स मॉडर्न, आधुनिक, पश्चिमी, वेस्टर्न, तो वो नहीं है। सिलेबस में जो पॉइंट है वो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, इट इज पश्चात कर्म। तो जो आपने थेरेपी सुनी है, मसाज, स्टीम, सोना, शिरोधारा, वो सारी थेरेपीज जो है वो पूर्व कर्म का पार्ट है, ठीक है, और आती है स्नेहन और स्वेदन के अंदर। पूर्व कर्म में हमारे पास 3 थेरेपीज बेसिकली हैं। दीपन पाचन, जिसे करने के डिफरेंट तरीके हैं। स्नेहन, जिसके अंदर अभ्यंग, शिरोधारा, शिरोअभ्यंग, पादअभ्यंग, ये सारी जितनी भी ऑयल से करने वाली थेरेपीज हैं वो स्नेहन के अंदर आती हैं। फिर स्वेदन है, जो स्टीम वाले जितनी थेरेपीज हैं, ठीक है, जिनमें हम बॉडी को एक टेम्परेचर देके उससे स्वेटिंग निकलवा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्वेदन। स्वेद मतलब स्वेट, स्वेदन मतलब वो थेरेपीज जो कि स्वेटिंग को प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। तो ये सारी थेरेपीज जो मैंने आपको बोली, दीपन, पाचन, स्नेहन और स्वेदन, ये प्रधान कर्म से पहले की जाती हैं, जो कि आजकल जो है इंटरनेट पे और इन सब पे पंचकर्मा के नाम पे हम कभी सर्च करते हैं तो सामने शिरोधारा की फोटो बन के आती है। शिरोधारा इज पूर्व कर्म ऑफ पंचकर्मा, जिसको आजकल मेनली यूज किया जाता है। ये जो दीपन, प्रधान कर्म पे वमन, विरेचन, जो ये आपने दीपन पाचन बताया था, दीपन इसको पाचन, एक बार रिपीट करना है एक बार। हाँ। ये थोड़ा सा मुझे भी समझना है। दीपन पाचन, ओके, हाँ मैं बताती हूँ बिल्कुल। दीपन पाचन क्या है, एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का, दीपन और पाचन। अभी हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, तो हमारी बॉडी में जो सारी व्याधियां होती हैं, मेरे ख्याल से योग और आयुर्वेद का ये सेम सिद्धांत है, वो व्याधियां होती हैं पेट से, है ना। तो पेट से जो व्याधियां हो रही हैं वो हो रही है अग्नि की दुष्टि के कारण, है ना। तो अग्नि को ठीक करने के लिए जो है हम दीपन और पाचन का प्रयोग करते हैं। जो हमारे शरीर में आम प्रोड्यूस हो गया है, हम लोग रोज कचरा खाते हैं, आज बर्गर खा लिया, कल चाउमीन खा लिया, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले जो है रोटी खाई थी, सामने से यार मम्मी ने मैगी बना रखी है तो मैगी भी खा ली। तो इन सब की वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में आम की उत्पत्ति होती है। आम इज बेसिकली जैसे मैंने खाना खाया, दाल खाई, ठीक है, मेरी दाल से मुझे प्रोटीन मिलना था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, उसका प्रोटीन का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, और जो उसका लास्ट में मुझे एनर्जी मिलनी थी, एनर्जी बनने के बजाय वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। उसका जो एक बीच का प्रोडक्ट है ना, उसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, इनकम्प्लीट डाइजेशन हुआ और वो जो है यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो जो इनकम्प्लीट डाइजेशन से निकलने वाली चीज है वो है आम, है ना। मैंने कार्बोहाइड्रेट लिया या मैंने कुछ भी खाया, उससे जो फाइनली जो बनना था वो ना बन के कुछ और बन गया, तो मेरे शरीर में वो है आम।
तो आम जब तक शरीर में रहेगा ना, आप पंचकर्मा थेरेपी नहीं कर सकते। जो बेसिक हमारे प्रधान कर्म है, शोधन थेरेपीज जो ये नहीं कर सकते। तो उस आम को हटाने के लिए हम सबसे पहले दीपन और पाचन करते हैं। ठीक है, तो पाचन बेसिकली उस आम को हटाता है और दीपन जो है वो अग्नि को ठीक करता है। ठीक है, क्योंकि जब हम स्नेहन और स्वेदन की बात करते हैं तो हमारी बॉडी को, जब हम स्नेहन और स्वेदन दे रहे हैं तो हमारी बॉडी को उस स्नेहन के लिए जो हमने उसे ऑयल दिया है, चाहे वो बाहर से हो चाहे वो हम अंदर उसको ओरल इनटेक करा रहे हो, ठीक है, उन दोनों ही केस में उस ऑयल को पचाने के लिए हमारी बॉडी की अग्नि जो है, फायर जो है, डाइजेस्टिव फायर है, वो अच्छी होनी बहुत जरूरी है ना। बाहर से हम दे रहे हैं तो उसके लिए हमारी भ्राजक पित्त जो होता है, पित्त के डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उसमें जो भ्राजक अग्नि है हमारी, वो अच्छी होनी बहुत जरूरी है ना। अंदर से दे रहे हैं तो हमारी समान वायु, पाचक पित्त सही होने बहुत जरूरी है ना। इसलिए दीपन और पाचन जो है ये हम ओरली ड्रग्स देते हैं। और कुछ क्वेश्चन है प्रीति जी? मैम, तो ये दीपन और पाचन एक कॉमन, ये इस किसी भी थेरेपी में दीपन एंड पाचन होता ही होता है? आप दीपन एंड पाचन देंगे ही देंगे, कंडीशन बेस्ड है। पेशेंट में अगर आम नहीं है तो आप उसको सीधे स्नेहन स्वेदन और प्रधान कर्म करा सकते हैं। बट पेशेंट जनरली आप और मैं है, हम दोनों के शरीर में भी आम हो गई होगा, ठीक है, तो आप दीपन पाचन हर पेशेंट को देंगे ही। इवन आप अगर मसाज भी करा रहे हैं तो आप शायद टेस्ट करके देखिएगा, एक पेशेंट को आप सिर्फ मसाज कराइए, एक पेशेंट को आप मसाज से पहले 3 या 4 दिन दीपन पाचन कराइए, ठीक है, आपको किस में इफेक्ट ज्यादा मिलेगा क्लिनिकली। तो ये जो दीपन पाचन है दवाइयों के द्वारा होती है प्रक्रिया है पूरी, मेडिसिन के द्वारा? मेडिसिन के द्वारा होती है, हाँ। और जैसे आपके पास मेडिसिन अवेलेबल नहीं तो बहुत सारी चीजें जो हमारे घर में किचन में ही है जो कि हम एज दीपन पाचन भी यूज कर सकते हैं। जैसे हींग हो गई, हींग जो है हमारी, ये बहुत अच्छी दीपन है। आपने देखा होगा अक्सर जो है हींग, हमारे जो आयुर्वेदिक पद्धति है, आयुर्वेदिक क्या, हमारे डेली इंडियन किचन में हींग हम यूज करते हैं। हम किन चीजों के साथ हींग यूज करते हैं? जो देर से पचने वाली होती है, जैसे हम उड़द की दाल लेते हैं, उड़द की दाल में हम हींग डालते हैं। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रही हूँ, मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ। नहीं, सब समझ आ रहा है, बता दीजिएगा कि मैं आराम से बोलूंगी। सब समझ में आ रहा है, क्लियर है। हींग यूज करते हैं तो हाँ, हींग हम उड़द की दाल में या जो भारी पचने वाली चीज होती है उनमें डालते हैं। क्यों? क्योंकि हींग जो है वो हमारी अग्नि को बढ़ाती है, ठीक है, तो उस खाने को पचाने में ये हेल्प करती है हमारी, है ना। गैस वगैरह नहीं होती, हम हींग यूज करते हैं, हम अजवाइन यूज करते हैं, ठीक है। तो दीपन पाचन के लिए अगर आपको कुछ नहीं है यार, पेशेंट को क्या बोलूं, ठीक है, टैबलेट समझ में नहीं आ रही, क्या दूं, कुछ नहीं बोलना है, पेशेंट को बोलना है आप जो है अजवाइन का पानी पियो, अजवाइन को उबालो, अजवाइन का पानी पियो, आप बहुत बढ़िया पाचन का काम करता है। अजवाइन भी नहीं है, छोड़ो, गर्म पानी पियो। गर्म पानी भी आपकी अग्नि बढ़ाता है, मात्रावत अगर आप उसको लेते हैं, ठीक है। गर्म पानी, हींग हो गई आपकी, आपकी अजवाइन हो गई, और आपके किचन में क्या है, ये जितनी है, ये इलायची है, इलायची पाचन का काम करती है। हरड़ जो है वो दीपन पाचन का काम नहीं करती है, हरड़ दीपन पाचन का काम नहीं करती है। हरड़ जो है विरेचन में आ जाएगी, आपकी विरेचन में आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे स्नेहन की, तो स्नेहन जो शब्द बना है ये बना है स्नेह धातु से। तो स्नेह का अर्थ क्या होता है? नॉर्मल जब हम बात करते हैं स्नेह, स्नेह का अर्थ क्या होता है? लव, लव होता है ना। तो आप जिससे स्नेह करते हैं, आप जिससे लव करते हैं, उसको आप पास में रखना चाहते हैं अपने, या दूर करना चाहते हैं? पास में रखना चाहेंगे ना, कोई तो बोलिए। बहुत लंबा वेट हो गया मेरे लिए। तो स्नेहन जो हमारा काम करता है, ये जो है पास लाने का काम करता है। स्नेहन का बेसिकली काम होता है हमारे शरीर का जो क्लेद अंश है, आप्यांश है, जो पानी वाला अंश है, उसको बढ़ाने का, ठीक है। हमारे शरीर में जो है पास में लाने का, प्यार करने का, वो काम किसका है? वो काम है कफ का, ठीक है। तो स्नेहन जो कर्म है वो हम करते हैं प्रधान कर्म के पूर्व रूप में। अब इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम पूर्व रूप जो है डिटेल, पूर्व कर्म जो है डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म की क्लास होगी कल। आज हम थोड़ा जो मेथड्स हैं, मेथड्स और जो सेकेंड वाला पॉइंट था, उपकरण वाला पॉइंट, वो वाला लेंगे, ठीक है। प्रधान कर्म मैंने आपको हल्का हल्का बता दिया है, फिर आता है पश्चात कर्म, ठीक है। तो प्रधान कर्म की जो 5 थेरेपीज हैं ये हमारे
मुंह से लेकर हमारे गुदा मार्ग तक की सारी इंटेस्टाइन्स को ऐसे निचोड़ कर रख देती हैं। ठीक है, तो हमारी प्रधान कर्म के बाद हमारी अग्नि थोड़ा ऊपर नीचे होने लगती है, अभी थोड़ा जलेगी, फिर कम होगी, फिर भूखेगी, ऐसे। तो जब ऐसा होता है, जब अग्नि हमारी जैसे हम कभी आग लगाते हैं घास पे, ठीक है, बहुत हल्की हल्की जल रही है, तो हम उसमें क्या करेंगे, उठा के बहुत सारा लकड़ी डाल देंगे, या थोड़ी थोड़ी करके घास फूस डालेंगे, कागज लगाएंगे, क्या करेंगे? थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। हाँ, तो वही थोड़ी थोड़ी वाला, हाँ, तो वही थोड़ी थोड़ी करके जो हम डालते हैं ना, वो काम करता है हमारा संसर्जन क्रम। ठीक है, जिसमें हम जो है पेशेंट को डाइट बताते हैं कि आपने जो है प्रधान कर्म हो गया है आपका, आपने 5 दिन 7 दिन जो है ऐसी डाइट लेनी है। वो हल्की फुल्की हम डाइट बताते हैं, खिचड़ी वगैरह का रहता है, तो मैं आपको कल बताऊंगी कि कैसी, किस कंडीशन में कैसी डाइट देनी है पेशेंट को। ठीक है, फिर आता है रसायन कर्म। अब मैंने आग तो ठीक लगा दी संसर्जन क्रम देके, लेकिन मुझे अब चाहिए कि मेरे पेशेंट की बॉडी स्ट्रांग हो जाए, राइट? फंक्शन, काम क्या है हमारा, हमें तो अपने शरीर को ताकतवर बनाना है ना, हेल्दी बनाना है। तो हमारा काम उसमें रहेगा रसायन कर्म का। तो रसायन जो है, रसायन मतलब केमिकल वाला रसायन नहीं, रसायन मतलब हमारी बॉडी को रस प्रदान करने वाला रास्ता, वो रसायन है। ठीक है, और फिर शमन औषधि, यानी अगर पेशेंट डिजीज है तो उसको हम जो शमन देंगे, शमन मतलब जो वो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज जो कि दोषों को दबाती हैं। हमने दोषों को, बढ़े हुए दोषों को हमने प्रधान कर्म से निकाल दिया, लेकिन वो कंट्रोल में रहे उसके लिए हम उनको टैबलेट, काढ़ा, आस वरिष्ठ जो मेडिसिन देते हैं, वो आता है शमन कर्म में। ठीक है,